हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वेक्टर का क्लास है और वेक्टर की क्लास में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर का टाइप, वेक्टर का सिंबल, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ वेक्टर का एडिशन। तो आप लोग को यहाँ तक याद होगा कि वेक्टर के एडिशन कर रहे थे तो जब कोई दो वेक्टर है, जैसे ध्यान से समझिए, अगर कोई दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, या तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर आपका बी। तो इन दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं। तो अगर इस प्रकार से वेक्टर लिखा हुआ है, तो वेक्टर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ का। तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ से ये आपका रिजल्टेंट निकलेगा। यहाँ पे देखिए बोर्ड पर ये आपका रिजल्टेंट निकलेगा और यहाँ पे इस प्रकार का अगर है दो वेक्टर लिखा हुआ तो उसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। इस लॉ को बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ और इसको बोला जाता है ट्रायंगल लॉ। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर आर, जिसको हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोलेंगे। यहाँ पे ये है वेक्टर आर, जिसको हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोलेंगे। इस लॉ को बोला जाता है, बोलिए, ट्रायंगल लॉ। इस लॉ को बोला जाता है ट्रायंगल लॉ और इस लॉ को बोला जाता है, इस प्रकार से अगर दो वेक्टर का सम निकालते हैं तो उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में से कोई भी लॉ से आप दो वेक्टर का सम निकाल रहे हैं। अगर दोनों वेक्टर का बीच का जो एंगल है, दोनों वेक्टर का जो बीच का एंगल है, जैसे ये एंगल अगर थीटा है और यहाँ पे भी ये एंगल आपका थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्शन, मतलब वो एक्स एक्सिस या तो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया था कि अगर r इक्वल टू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हम लोग अगर r का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो r का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका स्क्वायर रूट। ध्यान से समझिए, अगर ये है वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों तरीके से, दोनों लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं। और दोनों लॉ में से कोई लॉ से निकालिए तो रिजल्टेंट का वैल्यू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। उसी प्रकार से अगर tan अल्फ़ा का वैल्यू निकाला जाएगा तो tan अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में निकाले थे, वो था b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और एक है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये जो है वो है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट के डायरेक्शन से आप लोग को हम एक चीज़ इसमें और भी चीज़ बतलाए थे कि अगर थीटा इक्वल टू होता है 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो r इक्वल टू होगा a प्लस बी और अल्फ़ा इक्वल टू होगा 0 डिग्री। अगर सेकेंड वाला क्या था, थीटा इक्वल टू अगर होगा 180 डिग्री तो r इक्वल टू होगा a माइनस बी और अल्फ़ा इक्वल टू होगा 0 डिग्री। उसी प्रकार से अगर तीसरा पॉइंट बताए थे कि अगर थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री तो r इक्वल टू आया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan अल्फ़ा इक्वल टू आया था b डिवाइडेड बाई a। तो ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के क्लास में कुछ और कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए केस 4 में क्या हम लोग बोलेंगे, केस 4 में लिखेंगे कि अगर a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, जैसे कि अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर होगा वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के, तो दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बराबर आता है
तो वहाँ पे हमारा ये जो फार्मूला है ये किस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, जैसे समझिए यहाँ पे क्या समझना है, हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो वो उसको मान लेते हैं ए। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों, 2a स्क्वायर, और ये 2 इंटू ए करेंगे सॉल्व तो क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस इन दोनों में कॉमन है, क्या है कॉमन, 2a स्क्वायर कॉमन है। तो 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बच्चों, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और इसका ये स्क्वायर रूट। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि अगर हम लोग का 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक फार्मूला और है बच्चों जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हम जो रिजल्टेंट है उसको आसानी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए बच्चों कि इसमें जो चीज़ कॉमन है, मतलब जो अंदर स्क्वायर में है वो रूट के अंदर बाहर आ जाएगा तो वो सिंगल टर्म हो जाएगा। तो अगर आपको रिजल्टेंट r निकालना है तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 मतलब 2 का एक ही दो बार है तो 1 बार हो जाएगा, और a स्क्वायर अंदर में है तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। अंदर में अब कुछ बचा नहीं, तो रिजल्टेंट बराबर हमारा होगा 2a कॉस थीटा बाई 2। कब होगा, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तब जो रिजल्टेंट होगा हमको इस फार्मूला से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला ज़्यादा आसान है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग एंगल का वैल्यू निकालना चाहेंगे, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला पता है आपको, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, क्या है, a के बराबर है, मतलब दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ऊपर में a साइन थीटा रह गया और नीचे में a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा। अब a और a दोनों हो जाएगा कैंसल, तो कैंसल होने के बाद बचेगा ऊपर क्या, ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे में क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा का फार्मूला पता है क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 और 2 हो गया कैंसल, कॉस थीटा बाई 2 को ये स्क्वायर काट दिया तो ऊपर में बच गया हमारा, नंबरेटर में बच गया क्या, तो साइन थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, तो वहाँ बच गया कॉस थीटा बाई 2। मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू आपका आया है tan थीटा बाई 2। तो tan दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, बचेगा अल्फा इज इक्वल टू
θ/2। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उन दोनों का रिजल्टेंट हम इस फार्मूला से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला को ही अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो ये फार्मूला ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमको ए बी का वैल्यू का पुट करने का कोई झंझट नहीं है। हम लोग सिंपली इसको इसके यहाँ पे वैल्यू पुट करके और ऐड कर सकते हैं और उसका एंगल निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये था चार अलग अलग केस। पहला केस 0 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और a बराबर b बराबर a के लिए। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाना चाहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको देखिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको इरेज कर देना चाहते हैं ताकि आप लोग इसको क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख सकें। तो देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या है, इधर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ two forces have magnitude 5 Newton and 7 Newton, then अगर दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, then will the resultant of two vectors is, नंबर 1 में लिख देते हैं 1 न्यूटन, नंबर 2 में 3 न्यूटन और नंबर 3 में 5 न्यूटन, नंबर 4 में 10 न्यूटन, नंबर 5 में 15 न्यूटन और नंबर 6 में 20 न्यूटन। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर दो फोर्स है, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 5 न्यूटन है और 7 न्यूटन है। तो 5 न्यूटन और 7 न्यूटन को अगर हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या 1 न्यूटन हो सकता है? क्या रिजल्टेंट निकालेंगे तो 3 न्यूटन हो सकता है? क्या रिजल्टेंट निकालेंगे तो 5 न्यूटन हो सकता है? क्या रिजल्टेंट 10 न्यूटन हो सकता है? क्या 15 न्यूटन हो सकता है? या तो क्या रिजल्टेंट 20 न्यूटन हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको जो अभी हम बतलाए थे उसी से रिलेटेड टॉपिक से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग को हम बता दिए थे, क्या बता दिए थे कि अगर r इज इक्वल टू है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो r का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? r मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस b। मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम फोर्स होगा a प्लस b। और r मिनिमम निकालना होगा, तो r मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा? a माइनस बी। याद है आप लोग के लिए, आप लोग को ये किसके लिए होता है? फोर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और ये किसके लिए होता है? फोर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको मैक्सिमम फोर्स मिनिमम फोर्स ये पता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट मिनिमम रिजल्टेंट पता है। तो जब ये फार्मूला आपको पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे a बराबर, a का मैग्नीट्यूड दे दिया है कितना? 5 न्यूटन, और b का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 7 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, मीन्स 5 प्लस 7 न्यूटन मीन्स 12 न्यूटन। और मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा? मिनिमम फोर्स का वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी का मोड, तो 5 माइनस 7 का मोड मतलब 2 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फोर्स होगा 12 न्यूटन और मिनिमम फोर्स हो जाएगा 2 न्यूटन। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिए हैं। तो मतलब ये है कि जो फोर्स होगा वो कम से कम 2 न्यूटन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 12 न्यूटन होगा, 12 न्यूटन होगा।
तो 2 से नीचे कोई वैल्यू है जो कि इसका रिजल्टेंट हो सकता है? नो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 है। तो 2 से भी मिनिमम 2 से भी कम अगर रहेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं होगा। अब 12 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 12। तो 2 से ज़्यादा भी नहीं होगा। मतलब जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? वो लाई करेगा 2 न्यूटन से लेकर के 12 न्यूटन तक। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12। तो 2 और 12 जो भी होगा वो इसका रिजल्टेंट हो सकता है, और 2 और 12 के अलावा कोई भी होगा तो इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। तो देखिए 1 न्यूटन 2 न्यूटन से छोटा या बड़ा? तो छोटा, तो ये नहीं होगा। 3 न्यूटन 2 और 12 के बीच में आता है या नहीं? यस, तो 3 न्यूटन हो जाएगा। 5 न्यूटन 5 न्यूटन जो है ये 2 और 12 मतलब 2 और 12 के बीच में आता है। यस, तो ये हो सकता है। 10 आता है 2 और 12 के बीच में। यस, तो ये भी हो सकता है। 15 आता है 2 और 12 के बीच में। तो नो, तो 15 न्यूटन नहीं होगा। 20 न्यूटन आता है 2 और 12 के बीच में। नो, तो 20 न्यूटन भी नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे कि 3 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन ही इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या इफ वेक्टर r इज इक्वल टू है दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, अगर r इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड the mode of vector r is equal to the mode of vector a is equal to the mode of vector b। अगर r a प्लस b के बराबर है और r का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड बराबर है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन व्हाट? एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि अगर a और b को जोड़ने पर r मिलता है और a और b और r तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो a और b के बीच में एंगल कितना होगा? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल से देखेंगे, r इज इक्वल टू यहाँ पे अगर दिया हुआ है a प्लस b, तो r का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट। अब देखिए दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में कि जो r है वो a और b दोनों के बराबर है। तो r अगर a और b दोनों के बराबर होगा तो कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे r इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2r कॉस थीटा और इसका रूट ओवर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये a और b भी r के बराबर है, तो a और b की जगह पे r लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे यहाँ पे हम अभी जो बताए थे इसका एक सिंपल मेथड हम बता दिए थे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा 2r cos थीटा बाई 2 से। तो 2r cos थीटा बाई 2 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे r इज इक्वल टू 2r cos थीटा बाई 2। तो ये हमारा जैसे अभी बताया था ना कि a और b बराबर, अगर ये दोनों बराबर होगा तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये r और r कैंसिल हो गए। देखिए तो r डिवाइडेड बाई 2r इज इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा बाई 2। ओके, इधर 2r मल्टीप्लाई में हो तो इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में, ये r कट गया तो 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा है। 1/2 कॉस में कितना का वैल्यू होता है? तो आपको पता है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2। दोनों तरफ कॉस को कैंसिल कर देंगे तो 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई 2।
तो अब ये θ/2 इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर है और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बराबर आ जाता है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री। ओके, तो इसमें आप लोग को समझ लेना है। अभी हम लोग कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। हम इसको इरेज कर देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप चैट सेक्शन में जाकर के लिख दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। इधर देखते हैं कि हम लोग क्या इसको समझेंगे, मतलब लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है उसके बारे में। इस प्रकार का क्वेश्चन और भी होगा तो आप लोग उसको बनाइएगा। मेन रूप से 2 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया है, इस क्वेश्चन को समझना है। तो अभी हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर का। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले एक चीज देखिए कि अगर दो वेक्टर इस प्रकार से है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये होगा ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हम लोग कहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। लेकिन अगर हम लोग इसको इस प्रकार से बनाएं कि ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, तो वेक्टर बी और वेक्टर बी ए का रिजल्टेंट क्या होगा, तो बी और ए का रिजल्टेंट देखिए ये दोनों का 1.10 है 1.8 है, तो इसका रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अरे बात समझ में, अगर इस प्रकार से जोड़ा गया है तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इस प्रकार से जोड़ा गया है तो ये आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। दोनों का जो है, दोनों को देखिए तो बराबर बराबर लग रहा है, दोनों पैरेलल पैरेलल लग रहा है। तो यहाँ पे अगर ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा तो ये भी इसके पैरेलल ही होगा, ठीक है। और पैरेलल होगा साथ ही साथ जितना, अगर ये ए के बराबर ये है और बी के बराबर ये है तो ये ए प्लस बी के बराबर ये भी होगा। कहने का मतलब कि दो वेक्टर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वेक्टर के वेक्टर का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे इट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकंड देखिए, सेकंड अगर कोई वेक्टर इस प्रकार से है, कोई दूसरा वेक्टर इस प्रकार से है और कोई तीसरा वेक्टर इस प्रकार से है, ये वेक्टर की तरह नहीं लग रहा है, ये तीसरा वेक्टर इस प्रकार से है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये ए प्लस बी, इसको भूल जाइए। अब देखिए दो वेक्टर है ए प्लस बी और ये सी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये वाला मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। और अगर इन्हीं दोनों वेक्टर को इस प्रकार से लिखा हुआ, इस प्रकार से जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, देखिए तो ये है वेक्टर ए
ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। तो हम क्या करते हैं, बी और सी को पहले जोड़ देते हैं। ये है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और उसको अब ए के साथ जोड़ेंगे। तो इधर भूल जाइए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो दोनों सेम सेम लग रहा है, तो सेम सेम लग रहा है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, सॉरी वेक्टर ए उल्टा उल्टा लिखा गया, ठीक है, हम सही कर लेते हैं क्योंकि सही करना मेरे हाथ में है। इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दोनों बराबर बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट दे करके लिख सकते हैं, क्या दे सकते लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, इट फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए बहुत अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इन वेक्टर को, ये जो लॉ है, इस लॉ का इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय।